सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फोर्स सिस्टम। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। फोर्स सिस्टम दो पार्ट से हमने डिवाइड किया है, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स जो सेम प्लेन पे हो, जो कि सेम प्लेन पे हो। तो अगर एक फोर्स मैं यहाँ ड्रॉ करूँ और दूसरा फोर्स मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, तो ये दोनों फोर्सेस मेरे F1 और F2 ये प्लेन फ़ोन के प्लेन पे है, तो ये जो सेम प्लेन पे होंगे तो इनको हम बोलेंगे कोप्लेनर। तो नॉन कोप्लेनर कैसा होगा? एक फोर्स मैं फ़ोन पे ड्रॉ करूँ और दूसरा फोर्स ऐसा हो जो फ़ोन की स्क्रीन से बाहर आए, तो उन दोनों का प्लेन चेंज हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर। प्लेन्स आपको पता होंगे, एक एक्स, वाई और थर्ड आपका है जेड। तो एक फोर्स एक्स पे बने और दूसरा फोर्स वाई पे बने तो ये बन गया नॉन कोप्लेनर। या फिर एक वाई पे एक जेड पे, तो ये नॉन कोप्लेनर। और अगर दोनों के दोनों फोर्स एक्स पे बने तो वो फोर्स होंगे कोप्लेनर। उसके बाद कोप्लेनर को देखिए, कॉनकरेंट और नॉन कॉनकरेंट। और नॉन कोप्लेनर में कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट, कोलिनियर कॉनकरेंट के और नॉन कोलिनियर कॉनकरेंट का सेकंड टाइप, नॉन कॉनकरेंट का पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। ठीक है, तो ये कॉनकरेंट क्या है? कॉनकरेंट मीन्स ऐसे फोर्स जो सेम पॉइंट पे ही स्टार्ट हो, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, उसे बोलेंगे हम कॉनकरेंट। और कॉनकरेंट दो टाइप का है, एक कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स सेम लाइन पे, मीन्स एक फोर्स ये और दूसरा फोर्स इसी लाइन पे हो। और नेक्स्ट था आपका नॉन कोलिनियर, मतलब एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, दोनों फोर्स स्टार्ट एक ही पॉइंट से हो रहे हैं पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं बट एक ही लाइन पे हो, और अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर अलग अलग लाइन पे आ जाए तो उन्हें हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर। फिर नॉन कॉन्करेंट में पैरेलल और नॉन पैरेलल। जैसे कि एक पॉइंट से स्टार्ट ना हो, एक देखिए देखिए ये दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुए बट कैसे फोर्स है? पैरेलल फोर्स। एक और फोर्स ले लेता हूँ, ये लो, ये फोर्स और जो ये वाला फोर्स है ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सेम से स्टार्ट भी नहीं हो रहे, पैरेलल भी नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन पैरेलल। तो पैरेलल और नॉन पैरेलल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम डेफिनेशन क्या है? जो सारी की सारी रिएक्शंस बॉडी के ऊपर लगने वाले शो करते हैं, ऐसा डायग्राम को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम हम क्या बोलेंगे? ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हम मान लेते हैं, जिसका मास 50 kg हो गया, ठीक है। तो इस पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस अगर हम शो करें ग्राफ या डायग्राम के थ्रू, तो उससे ग्राफ या डायग्राम को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम, इस बॉडी का मैंने मास बताया आपको 50 kg। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो हम कैसे शो करेंगे? देखिए, मुझे पता है इसका वेट, और वेट कहाँ लगता है? हमेशा डाउनवर्ड। ध्यान रखना, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वेट। और कोई फोर्स, अगर ये ज़मीन पे फोर्स लगा रहा है अपने वजन की वजह से, हमारी बॉडी हमेशा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, जो हम उसे अपना वेट बोल देते हैं। तो ज़मीन इसके ऊपर एक रिएक्शन ज़रूर शो करेगी, ध्यान रखना, रिएक्शन ज़रूर अप्लाई करेगी, तो रिएक्शन लगेगा ऊपर, ठीक है। तो अगर ये बॉडी रेस्ट में है और कोई और इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, तो इस पे एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड जो होगा इसकी वजन या वेट की वजह से, और दूसरा फोर्स लगेगा अपवर्ड जो होगा रिएक्शन। और रिएक्शन क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसने खुद
बॉडी पे एक फोर्स लगाया जो कि अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाया, तो अर्थ इसके ऊपर एक रिएक्शन ज़रूर लगाएगी। तो हमेशा अगर एक्शन होता है तो वहाँ रिएक्शन ज़रूर प्रोड्यूस होगा। तो जो ये डायग्राम है जो हमने यहाँ शो किया है, ये डायग्राम एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस शो कर रहा है। तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। डेफिनेशन देखिए, इट स्टेट दैट एक्शन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स will remain same if we add a or subtract from other system। चलिए डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि क्या बोला हुआ है। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे मैं लगा रहा हूँ यहाँ से फोर्स F1, आप लगा रहे हो यहाँ से फोर्स F2, आपका कोई फ्रेंड फोर्स लगा रहा है F3, कोई और फोर्स लगाएगा F4, कोई और फोर्स लगाएगा F5, किसी ने और ने फोर्स लगाया F6। तो इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? 6 लोगों ने फोर्स लगाया है। तो सुपर पोजिशन ने ये बोला था अगर किसी एक बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करे तो आपको क्या करना है, उसका अगर टोटल फोर्स निकालना है तो कुछ मत करो, सभी फोर्सेस को ऐड कर दो। क्या करना है आपको? सभी फोर्सेस को ऐड कर देना है। ओके, तो टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर टोटल फोर्स अगर हमें निकालना हो तो टोटल फोर्स निकालने के लिए सभी फोर्सेस को हम ऐड कर दें, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सुपर पोजिशन। अब शायद आपको इसमें एक वर्ड और याद हो, लास्ट में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट। देखिए सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ सब्ट्रैक्ट का मतलब वही सब्ट्रैक्ट करना। एक फोर्स में लगा रहा हूँ यहाँ 4 न्यूटन का, ठीक है। दूसरा फोर्स लगा रहा हूँ मैं 3 न्यूटन का। तो हमने सीखा है ऐड करना, तो टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं? ऐड करके। तो 4 न्यूटन प्लस कितना न्यूटन? 3 न्यूटन। बट ध्यान रखना, एक फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट है तो दूसरे फोर्स की डायरेक्शन राइट है। तो एक को अगर आपने पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। कर हम एडिशन ही रहे हैं, 4 प्लस जो भी आपका -3 न्यूटन है। बट जो -3 ये शो कर रहा है कि अगर 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा हो तो 3 नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप 4 को नेगेटिव ले सकते हैं बट फिर इसको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया? 1 न्यूटन। आंसर मेरा पॉजिटिव आया तो मेरे हिसाब से बॉडी किस तरफ जाएगी? पॉजिटिव वाले की तरफ। और अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता तो मेरी बॉडी किस तरफ जाती? नेगेटिव वाली डायरेक्शन में। तो इसको हम सुपर पोजिशन ही बोलते हैं। तो सुपर पोजिशन मीन्स जितने भी फोर्सेस एक बॉडी पे लगेंगे सभी फोर्सेस को आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स। देखिए रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? मानते हम एक एजम्पशन लेते हैं कि एक बॉल है, इस बॉल को किक किया मैंने इस डायरेक्शन में, उसी बॉल को सेम टाइम में आपने भी किक किया और ये डायरेक्शन है। तो आपका मेरा फोर्स F1, आपका फोर्स F2। तो फाइनली मेरा सवाल ये है कि जो बॉल है वो किस डायरेक्शन में जाएगी? F1 मेरे डायरेक्शन में या F2 आपके डायरेक्शन में? तो उसका क्या डायरेक्शन होगा? तो अगर मैं आपको नॉर्मली अभी बता दूं तो बॉडी जाएगी F1 और F2 के बीच में, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। मींस F1 और F2 का जो मिला जुला फोर्स लग के जो बॉडी जाएगी ना जिस डायरेक्शन में,
उस डायरेक्शन को बोलते हैं रिजल्टेंट। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? रिजल्टेंट फोर्स उन दोनों का मिला जुला फोर्स होता है जो एक ही बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक ही टाइम में लगते हैं। और रिजल्टेंट क्या देता है? रिजल्टेंट देता है उसकी डायरेक्शन। रिजल्टेंट देता है उस उन दोनों फोर्स की मिली जुली डायरेक्शन। ओके। और नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन चैप्टर, वो क्वेश्चन है ये। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बहुत बार आता है। पैरेललोग्राम के बारे में आपको बताऊं तो पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम कब होगा? जब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, या फिर बी सी और ए डी आपके पैरेलल और इक्वल हो। ओके। तो ए बी सी डी के इक्वल पैरेलल और बी सी ए डी के इक्वल पैरेलल हुआ तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो यहाँ हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। तो उन्होंने यूजुअली क्या बोला था? पैरेललोग्राम लॉ ने बोला था अगर हमारा एक फोर्स है ए और दूसरा फोर्स है बी, तो बी के पैरेलली सेम वही बी फोर्स ही होगा क्योंकि इक्वल होता है। ए के पैरेलली वही फोर्स होगा ए, क्योंकि फोर्स इक्वल होता है। तो इस तरीके का अगर फोर्सेस लगे किसी एक बॉडी पे, जैसे कि क्या हो वो पैरेललोग्राम, तो बॉडी का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब इन सभी का मेल जोल होके बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, वो आपके डायरेक्शन हमेशा कौन देगा? उस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल। ठीक है, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, तो दोनों में से कोई एक डायगोनल उस रिजल्टेंट को शो करके दिखाएगा। तो बॉडी कहाँ जाएगी? बॉडी जाएगी इस डायरेक्शन में। ये ग्रीन वाला जो एरो है इस डायरेक्शन में जाएगी बॉडी। ओके। तो आप डेफिनेशन तो वहाँ से लिख सकते हैं और मैं आपको बता भी देता हूँ। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ forces, if two forces A and B are applied in such a way that they act as a side of a parallelogram, then diagonal be the resultant of two forces. Then diagonal be the resultant of two forces. तो जो डायगोनल होगा वो दोनों फोर्सेस का क्या होगा? रिजल्टेंट। ओके। नेक्स्ट हमें इसकी डेरिवेशन करनी है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की। तो डेरिवेशन से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का रिजोल्यूशन। ओके। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स? एक कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर हम एक फुटबॉल लें और इस फुटबॉल को यहाँ से किक करें यहाँ, तो फुटबॉल किस तरफ जाएगा? फुटबॉल जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने फोर्स ही इसी डायरेक्शन में दिया है। वहीं एक और क्वेश्चन, अगर हम फुटबॉल को नीचे से यहाँ से किक करेंगे तो फुटबॉल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऑब्वियस है, क्योंकि फोर्स ही हम उसी डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो अगर मैं फोर्स एक्स डायरेक्शन में दूंगा तो फुटबॉल भी एक्स डायरेक्शन में जाएगा, और फोर्स अगर मैं वाई डायरेक्शन में दूंगा तो फुटबॉल भी वाई डायरेक्शन में ही जाएगा। बट अगर मैं फोर्स यहाँ से लगाऊं तो फुटबॉल ऐसे जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। ओके। अब थोड़ा सा समझते हैं ये कि जब मैंने फुटबॉल को एक्स डायरेक्शन में फोर्स दिया तो फुटबॉल
एक्स में गया, क्योंकि एक ही फोर्स दिया, फुटबॉल को वाई डायरेक्शन में दिया फोर्स, तो फुटबॉल वाई डायरेक्शन में गया। बट इस केस में फुटबॉल देखो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ तो यार फुटबॉल ने दो डायरेक्शन ले ली है, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। मीन्स उसने हाइट भी ली है और लेंथ भी कवर करी है। तो यहाँ एक फोर्स से दो डायरेक्शन या दो डिस्प्लेसमेंट कैसे ले ली उसने, वाई में भी और एक्स में भी? क्या पॉसिबल है? तो ऐसा हम कहेंगे नहीं, एक फोर्स की वजह से ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस पे दो फोर्सेस लगे होंगे। जब बॉडी को हमने यहाँ से किक किया तो बॉडी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बॉडी एक फोर्स की वजह से ही उसने हाइट और डिस्टेंस कवर किया। बॉडी पे कितने फोर्स लगे होंगे? बॉडी पे दो फोर्स लगे होंगे। एक फोर्स ने मदद की होगी इसको हाइट पे ले जाने में, और दूसरे फोर्स ने मदद की होगी इसको डिस्टेंस कवर करवाने में। तो हम उन दो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। किक हमने एक फोर्स से दिया था और वही एक फोर्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया। हमारा दिया हुआ एक फोर्स हमारा दिया हुआ एक फोर्स दो फोर्सेस में ब्रेक हो गया, तो वो डिवाइड हो गया। वो फोर्स कहाँ से आया हमारा, तो वो देखते हैं हम। एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी थीटा डिग्री एंगल से, थीटा याद रखना, रिजोल्यूशन तभी होता है जब कोई फोर्स किसी थीटा डिग्री एंगल से लगे। अगर हम कोई फोर्स किसी थीटा डिग्री एंगल से लगाएं, ये ले लो ए, ये बी, ये सी, ओके। तो मैं आपसे बोलूं कि इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगा, ट्रिग्नोमेट्री लगानी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में आप लोगों ने सीखी होगी। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मैं परपेंडिकुलर क्या, ट्रायंगल में सॉरी, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? ए बी बाय एफ के इक्वल। मैं थोड़ा फिर से लिख देता हूँ। फिर से हम ले लेते हैं एक फोर्स, ये आपका फोर्स है एफ। कैसे लगा हमारा? थीटा डिग्री एंगल से, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया अपने आप, ये ए, ये बी, ये सी, ओके। तो फोर्स हमारा थीटा डिग्री एंगल पे लगा था, सिर्फ ये था हमारे पास गिवन, ये, और थीटा डिग्री एंगल से लगा हुआ था फोर्स। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें साइन थीटा लगाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। हाइपोटेन्यूज देखिए, हाइपोटेन्यूज ये है आपका जो 90 के सामने होता है, हाइपोटेन्यूज एफ। तो ए बी किसके इक्वल आ गया आपका? ए बी आपका आ गया एफ साइन थीटा, ओके। ये आप नोट जरूर कर लीजिए, ए बी किसके इक्वल आ गया? एफ साइन थीटा के, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, अगर मैं इसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में ए बी सी फोर्स थीटा, अगर मैं इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा लगाऊं, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है यहाँ बी सी और हाइपोटेन्यूज वही एफ। तो यहाँ से बी सी किसके इक्वल मिला? फोर्स यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके, वो लेफ्ट हैंड साइड जाके। तो बी सी किसके इक्वल मिला? एफ कॉस थीटा। बी सी किसके इक्वल मिला? एफ कॉस थीटा। इसे भी उतार लीजिए। सो हमने देखा
कि ए बी की वैल्यू तो मिल गई मुझे एफ साइन थीटा और बी सी की वैल्यू मिल गई एफ कॉस थीटा। तो हुआ क्या यहाँ, ये जो हमारा फोर्स था, फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। फोर्स कौन कौन सा, एक था एफ साइन थीटा और दूसरा है एफ कॉस थीटा। ये जो आपका एफ कॉस थीटा है, इसी की वजह से जो बॉल थी वो आगे गई थी, और ये जो एफ साइन थीटा है, इसी की वजह से बॉल आपकी हाइट में गई थी, हाइट उसे मिली थी। तो ध्यान रखना, ये एफ साइन थीटा को यहाँ रखूँ या यहाँ, ये सेम ही बात है, क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल फोर्सेस को हम आमने सामने हम शो कर सकते हैं। तो जितना ये होगा उतना ही आपकी ये वैल्यू होगी। ओके, तो एफ साइन थीटा को कहीं कहीं हम एफ साइन थीटा यहाँ भी शो कर देते हैं। तो मैं आपको फिर से बना देता हूँ। ये आपका एफ है, ये आपका एफ कॉस थीटा बन जाता है, और ये आपका एफ साइन थीटा। तो जब हमने फुटबॉल को यहाँ से किक किया था, तो फुटबॉल यहाँ से ऐसे यहाँ पहुँचा था। तो फुटबॉल को अगर हम एफ फोर्स से किक किया होगा, तो इस एफ फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए होंगे। एक बना होगा एफ कॉस थीटा जो कि बेस कंपोनेंट होता है, एक होगा एफ साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये जो साइन कंपोनेंट है इसकी वजह से इसे मिली है ऊंचाई, ये जो कॉस कंपोनेंट है इसकी वजह से इसे मिली है लंबाई, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ हमें किसी भी कंपोनेंट को रिजॉल्व करना सीख लिया हमने। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक फोर्स P है जो कि थीटा डिग्री से है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। बेस कंपोनेंट को P cos थीटा बोलेंगे, और हाइट कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको P sin थीटा। अगर Q होगा तो Q cos थीटा, Q sin थीटा। तो इसी तरीके से हम किसी भी फोर्स या किसी भी वेक्टर कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ तक नोट्स बनाइए, कंप्लीट करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे ग्रुप में डालिए, मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा।